आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह एक इंजीनियरिंग शिक्षक संस्थान है और ये जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और आपको बताते चले, हर स्टूडेंट आईआईटी पास करना चाहता है और एक सफल इंजीनियर बनना चाहता है। इसी सब बिंदुओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ विद्यापीठ एकेडमिक के निदेशक मुखलाल कुमार सिंह है। आईआईटी बॉम्बे पास आउट है 2007 से। सर, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आईआईटी क्या है सर, और इसको संस्थान में टॉप पे क्यों रखा गया है, ये थोड़ा सा बताइए सर। आईआईटी बहुत पुराना कॉलेज है। 1960 के आसपास का स्टार्ट किया गया कॉलेज था। कंट्री में 5 आईआईटी कॉलेज था और आईआईटी इसलिए इतना टॉप पे रखा गया है कि एक तो एंट्रेंस लेवल बहुत टफ़ है। जैसे आईआईटी में 3 लेवल पे एंट्री होता है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए और एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए। पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आप कहेंगे कि मैं आईआईटीएन हूँ और मैं एमटेक किया हूँ आईआईटी से, तो उतना वैल्यू नहीं है। मैं आईआईटीएन हूँ, मैं आईआईटी से पीएचडी किया हूँ, तो इतना वैल्यू नहीं है। मैं आईआईटी से बीटेक कोर्स किया हूँ या फिर कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हूँ तो वैल्यूएबल है। इसके पीछे का कारण यह है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। और पूरे कंट्री में लगभग 15 लाख लोग अपीयर होते हैं उसमें से, और केवल 15,000 सिलेक्शन होता है। तो 1% में सिलेक्शन होना है। 1% सिलेक्शन लगभग ऐसा बात है कि 100 में से एक, मतलब किसी स्कूल में अगर 1000 बच्चा पढ़ता है तो उसमें अगर आप टॉप 10 अपना पोजीशन बना के रखते हैं तभी आप आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। जो बच्चा किसी स्कूल में 1000 में टॉप 10 में या 100 बच्चों में टॉप करता हो, वो बच्चा तो डेफिनेटली ही कुछ न कुछ वैल्यू सिस्टम वाला होगा। और उसी वैल्यू सिस्टम के साथ जब वो आईआईटी में एंट्री करता है, और आईआईटी का एनवायरनमेंट भी शानदार है। भारत वैसे ही गरीब देश है, इस गरीब देश में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और आईआईटी में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार प्रोफेसर्स में शानदार विद्यार्थी जब जुड़ जाता है और जब 4 साल बाद वहाँ से पास आउट होता है और बढ़िया नौकरी मिलता है, एक 25 साल 24 साल के लड़के को अगर 40 लाख 50 लाख का नौकरी मिलता है, हालांकि कुछ लोग उसको करोड़ भी बोलते हैं, तो फिर वो एक बड़ा सा एक न्यूज़ जैसा बन जाता है और फिर सबके लिए एक बड़ा ही एक शानदार और अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है। इसलिए आईआईटी को शायद रैंक 1 और टॉप मोस्ट कॉलेज बोलते हैं। सर, मुझे जहाँ तक याद है, जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री उस समय, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सर, ये राजस्थान कोटा ये हब क्यों बनता जा रहा है, और बिहार में उस तरह का, यहाँ पे जो बिहारी जो कि हमेशा आईआईटी की तैयारी करने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बाहर मूव करते हैं, और कोटा हब बनता जा रहा था सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस तो 11th और 12th का ही है। पर जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट आता हो, जैसे आपको जोड़ घटाओ गुना भाग आता हो, लेकिन मैं जोड़ घटाओ गुना भाग पे आपसे रीजनिंग पूछ लूँ। रीजनिंग कहते हैं मल्टी स्टेप थॉट्स को। तो आईआईटी की जो परीक्षा है वो 11वीं 12वीं के सिलेबस बेस्ड मल्टी स्टेप थॉट्स है। और उस थॉट्स में एक तो बहुत ही रीजनिंग वाला स्टूडेंट चाहिए और रीजनिंग वाला टीचर भी चाहिए। तो आईआईटी टीचिंग में जितने भी लोग पहले होते थे, मोस्टली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते थे। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की वजह से पटना भी पहले हब था इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। पटना के साइंस कॉलेज के एक से एक प्रोफेसर्स हुआ करते थे, वो लोग पहले पढ़ाते थे। बाद में जब एक अर्निंग पॉइंट जैसा कॉमर्शियलाइजेशन पॉइंट आया, तो बहुत सारे आईआईटी ग्रेजुएट्स भी इस फील्ड में पढ़ाना चालू कर दिए। और आईआईटी ग्रेजुएट जब आए तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आदमी का नाम आता है वो कोटा में रहते थे। कोटा में एक जेके टायर्स करके कंपनी था, उसमें बंसल सर करके वो नौकरी करते थे। पैरालाइज्ड हो गए थे, बात 1975 की। मैं बंसल से खुद पढ़ा हूँ इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो 1975 की बात है, वो पैरालाइज्ड हो गए थे और अब वो आईआईटी बीएचयू से पास आउट थे। उस समय बीएचयू आईआईटी नहीं था, पर बीएचयू भी आईआईटी के टक्कर का, अब तो आईआईटी बन चुका है। तो वहाँ से पास आउट थे और सब कुछ उनके पास अब जब कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। और वो 1975 से चलते 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 वहाँ से उनके पास तेज स्टूडेंट मिलते गए, रिजल्ट होता गया होता गया होता गया। और वो एक कुछ 30 35 40 साल होते होते, तो 1975 से जोड़िएगा तो 45 ईयर्स पुराना है कोटा का कोचिंग। ऐसे खाली कोटा ही फेमस नहीं है, कोटा केवल बिहार यूपी के लिए फेमस है। साउथ इंडिया में भी ऐसे 2-3 लोग हुए। एक तो
चैतन्या करके कोचिंग है और एक नारायणा करके कोचिंग है। इन दोनों के फाउंडर 1984 या 1980 से कोचिंग चला रहे हैं। चैतन्या जो चलाते हैं वो डॉक्टर हैं, वो भी 1984 से कोचिंग चला रहे थे, और नारायणा भी 1975 या 80 से ऐसे कोचिंग चल रहा था। उधर साउथ इंडिया के लिए कोटा कोई अट्रैक्शन पॉइंट नहीं है, पर नॉर्थ इंडिया के लिए जो आईआईटी ग्रेजुएट सबसे पहले कोई कोचिंग स्टार्ट किए वो कोटा से किए। पर अब वो बात नहीं है, अब आईआईटी ग्रेजुएट भरे पड़े हैं, एक इंडस्ट्री बन चुका है कोचिंग, और अब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स लगभग ना के बराबर एग्जिस्ट करते कोचिंग में। और मोस्टली जो कोचिंग रन कर रहे हैं, किसी कोचिंग का नाम लीजिए, मेरे कोचिंग का नाम लीजिए, किसी और कोचिंग का नाम लीजिए, कंट्री में जितने लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबके फाउंडर्स कोई ना कोई आईआईटी ग्रेजुएट है। और आईआईटी ग्रेजुएट 11वीं 12वीं और आईआईटी प्रिपरेशन की तैयारी के आईआईटी प्रिपरेशन के लिए मोर देन एनफ नॉलेज रखता है, और वह पूरे कंट्री में फैल गए हैं। तो अब धीरे धीरे वो डाइल्यूशन हो गया है। सर आप करें भरे पड़े हैं, लेकिन आज भी आईआईटी तैयारी के लिए करने के लिए छात्र जो है कंफ्यूज होते हैं, किस तरह से शिक्षण संस्थान को वो लोग मूव करें, कैसे वो उस पर तक पहुँचे। एक अच्छा शिक्षण संस्थान आज भी गूगल पे वो सर्च करते हैं और मौत पब्लिसिटी पे वो बिलीव करते हैं, और शायद कुछ लोग पहुंच जाते हैं कुछ अच्छे संस्थान तक और कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं। सर तो उन लोगों के लिए सर कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप बताइए ताकि वो उन लोगों को सिलेक्शन करने में संस्थान का ज़्यादा परेशानी ना हो। आईआईटी कोचिंग चुनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये देखना होता है कि मैं आईआईटी कोचिंग नहीं चुन रहा हूँ, मैं टीचर चुन रहा हूँ। ये कोई ऐसा बात नहीं है जिसमें बहुत, जैसे स्कूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारा चीज़ चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, लैबोरेटरी चाहिए, इतने टीचर्स का टीम चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं चाहिए। कोचिंग में टीचर चाहिए, 3 टीचर चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए। बहुत होगा तो 6 टीचर लगाएंगे। केमिस्ट्री में कभी कभी 2 टीचर लग जाते हैं, फिजिकल कोई और पढ़ाता है, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ाता है। फिजिक्स में भी कभी कभी 2 टीचर्स लग जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी कभी कभी 2 टीचर्स लग जाते हैं। तो बेसिकली एक बच्चा को कोचिंग चाहिए। कोचिंग में उसको टीचर चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए बेसिकली। पर अभी इन्हीं गुरुओं में कॉमर्शियलाइजेशन होने की वजह से एक ठेकेदारी चालू हो गई है। जितना बड़ा ठेकेदार उतने ज़्यादा गुरु को होल्ड किया हुआ है, और अब वो मार्केटाइज करता है, मार्केटाइज करके एडवर्टाइज करता है, अखबार में डालता है, सब कुछ करता है, बहुत सारे बच्चों को पुल करता है, बहुत सारे टीचर्स को पुल करता है, और धीरे 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 वो पब्लिक पे हावी हो जाता है। और अब स्टूडेंट्स को जिनका ज़्यादा बैनर बड़ा दिखता है उनके पास ज़्यादा जाते हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा। जिनका बैनर कम दिखे, जिनका मार्केटिंग ना हो, क्योंकि अगर 100 रुपये आया, मार्केटिंग नहीं होगा तो बच्चे जानेंगे कैसे। हाँ, तो यही तो उल्टा हो गया कि अगर किसी के पास 100 रुपये आया, 100 रुपये में अगर वो 50 रुपये मार्केटिंग पे खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली वो 50 रुपये कम टीचिंग पे खर्च करेगा। और ये बात एकदम वैसा है, बात बिल्कुल समझिए कि आप किसी 5 स्टार में खाना खाने जाइएगा, उससे ज़्यादा टेस्टी दाल उसकी आपके घर पे मम्मी बनाएगी। एक खाना पीने का चीज़ है, समझ गए। तो वैसे ही कोई भी जो आईआईटी ग्रेजुएट 5-10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखता हो, वो मोर देन एनफ है आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए। अब उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो तो उस बच्चे के कैलिबर पे डिपेंड करता है। हाँ, ये ज़्यादा बैनर वाले कोचिंग्स में रिजल्ट्स भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अब इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कोचिंग कितना अच्छा पढ़ाता है। रिजल्ट एक तरीके से स्टूडेंट सिलेक्शन में है। अभी आप सब कोचिंग को देखते होंगे, सब लोग चलाते हैं एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू वो फ्री एडमिशन लेते हैं। सुपर 30 तो आपने सुना ही होगा। सुपर 30 से लेके कौन सा कोचिंग कंट्री में नहीं है जो टॉप मोस्ट बच्चों को फ्री पढ़ाना तो छोड़िए, फ्री रखने को तैयार है। तो बच्चा उनके यहाँ जा रहा है एक बात है, और वो बच्चों को पूल कर ले रहे हैं एक अट्रैक्शन पॉइंट बन के, फ्री में पढ़ाना, फ्री में रखना, सब कुछ करना। अब जो बच्चा समझिए कि बिहार का टॉपर है, मान लीजिए कि कोई बिहार में अब किसी बड़े से स्कूल का टॉपर बच्चा है, उसको मैंने किसी तरीके से आकर्षित कर लिया और उसको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में रख रहा हूँ। मैं नहीं, मतलब किसी और भी सभी कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बच्चा कहीं जाएगा ना। कैसे आईआईटी ग्रेजुएट को अच्छी नौकरी लग रही है, वो आईआईटी वाले टॉपर्स को एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो उनकी नौकरी तो ऑब्वियसली अच्छी लगनी, तो उनकी ब्रांडिंग होगी। तो कोचिंग्स में क्या करते हैं कि वो फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग ऐसा करते हैं। सुपर 30 ने शुरुआत किया था, बाद में ब्रांडिंग हो गई थी। सभी लोग ऐसा करते हैं, और जब उन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं तो बच्चा ऑब्वियसली उसका आईआईटी में रिजल्ट होगा, और इस तरीके से उनके पास एक
परचेज्ड रिजल्ट होता है, तो आप किसी के रिजल्ट को देख के ये भी नहीं कह सकते कि वो कोचिंग अच्छा है कि ख़राब है। और मान लीजिए कि कोई कोचिंग ऐसे बहुत फेमस हो गया, उसके पास 10,000 20,000 बच्चे पहुंचने लग गए। 20,000 की बच्चों की भीड़ लगभग वैसी होती है जैसे आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि लोग इंजीनियरिंग की ओर झुकाव होता है जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या जब 12th पास आउट करते हैं, रेस में सर वो आते हैं, लेकिन कुछ एक साल 2 साल भर जाने के बाद बहुत से लोग धराशायी हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपने जो प्राइवेट जॉब या समथिंग, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं चाहे किसी भी कारणवश। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए? देखिए, ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सीटें कम है और लोग ज़्यादा हैं। दूसरी बात है कि किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो आप 2-4 महीने या 1-2 साल काम करके एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक परंपरा है 5 साल की, और 5 साल की परंपरा नहीं, 10,000 घंटे की परंपरा है। जिस फील्ड में आप 10,000 घंटे काम नहीं किए होंगे उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मतलब 10,000 घंटा अगर हम पढ़ाई करेंगे आईआईटी की तो हम पास हो जाएंगे? 10,000 घंटे पढ़ाई करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पास कर जाएंगे, लेकिन पास करने के लिए कम से कम 10,000 घंटा पढ़ना पड़ेगा। समझिए इस बात को। अगर मैंने 10,000 घंटा टास्क पूरा किया और मुझ में एक इंटेलिजेंस पॉइंट भी तो रहना चाहिए, और कितना लगन से उस काम को किया गया है, तब 10,000 घंटे करेंगे तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे। लेकिन केवल जोड़ देंगे 10,000 घंटे तो कोई मिट्टी उठाने का काम तो है नहीं कि मैंने इतना मिट्टी उठा ली। 10,000 घंटे में आपको पढ़ना है। इस 10,000 घंटे को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। औसतन अगर हम बात कर ले पूरे 24 घंटा में एक स्टूडेंट अगर उस समय से उस समय तक पढ़ाई करे घंटों तक, तो वो आईआईटी पास कर जाएगा। क्या वो घंटा है? नहीं, देखिए, कितना घंटा कोई पढ़ेगा वो भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करता है। एक्चुअली ये पढ़ाई कुछ 12 साल का है, क्लास 1 से लेकर 10 तक, और 10 के बाद फिर 2 साल, 12 साल। तो मान लीजिए कि टोटल आपको साइंस और मैथमेटिक्स में 10,000 घंटा पूरा करना है। 10,000 घंटा ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि 10,000 घंटा पूरा करने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना है, और 10,000 घंटा पूरा करने में आप 10वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते 5,000 घंटा पूरा कर चुके हैं। 9वीं में भी साइंस अच्छा पढ़ना है, 10वीं में भी साइंस अच्छा पढ़ना है, 6ठी क्लास से साइंस शुरू हो जाता है, और मैथमेटिक्स तो खूब ही पढ़ना है। अगर आप 10वीं क्लास तक एकदम टॉपर हैं तो डेफिनेटली आप 5,000 घंटा पूरा कर चुके हैं, और 5,000 घंटा और पढ़ना। और अगर 10वीं तक बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो अब आपको 10,000 घंटा 2 ही साल में पूरा करना है। तो मान लीजिए कोई 10वीं तक बहुत ही एक एवरेज विद्यार्थी रहा हो, तेज है लेकिन मान लीजिए मेहनत नहीं करता है, और वो आप लग गया एकदम से 11th-12th में। कई बार देखे होंगे कि बच्चा 2nd डिवीज़न पास किया और आईएएस ऑफिसर बन गया, 2nd डिवीज़न पास किया और आईआईटी सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली जागृत हो जाता है, और जागृत हो के अब बोला कि नहीं मैं तोड़ दूंगा चीज़ों को, और वो अब उसके पास 24 आवर्स में 8 घंटा तो सोएगा ही, बाकी 16 घंटे को फुल्ली यूटिलाइज करके वो 2 ही साल में 10,000 घंटे पूरा कर देता है। मतलब जब जागो तब सवेरा। यस। तो जब भी कैसे भी करके आपको 10,000 घंटे पूरा करना है। इसको मैं थोड़ा और समझाऊं, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है 1 से 5, 6 से 10 और 11 से लेके 15 तक में बटा है। 1 से 5 प्राइमरी एजुकेशन, 6 से 10 सेकेंडरी एजुकेशन, 11, 12 और 3 साल और बैचलर डिग्री। ये 5 साल का पूरा पूरा ग्रेजुएशन और टेक्निकल कोर्स है। तो 5 साल में अब मान लीजिए कि बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा और भी कोर्स आ जाने से अब 4 साल का हो गया है। तो 4 साल का बीटेक और 2 साल का 11th-12th, तो ये 5 साल की बजाय 6 साल का हो गया। तो इन सभी में जो 5-5 साल बोलते हैं ना, उसको ऐसे जोड़िए कि हफ्ते में मान लीजिए कि आप 50 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में 50 घंटे काम करेंगे, तो महीने में कितना काम करेंगे? लगभग 4 हफ्ता होता है, तो कितना करेंगे? 200 घंटे काम करेंगे। तो साल भर में कितना काम करेंगे? 2,500 घंटे के 2400 हो गया, 2,500 घंटे काम करेंगे। तो 4 साल तक आप काम करेंगे तो होता है 10,000 घंटे। लेकिन उसको 5 साल इसलिए लेते हैं कि बीच में दिवाली दशहरा भी तो आएगा, दिवाली दशहरा आएगा। सर जाते जाते आखिरी सवाल, सर कुछ देश का चुनिंदा आईआईटी संस्थान के बारे में थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को और साथ ही साथ जितने भी छात्र हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत हो चुनने में। वर्ल्ड रैंकिंग के बेसिस पे कई पैरामीटर्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से कभी आईआईटी बॉम्बे, कभी आईआईटी मद्रास, कभी आईआईटी खड़गपुर ऐसे रैंक 1 पे रहता है। पर उस रैंकिंग का स्टूडेंट के बीटेक करने से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट का बढ़िया जो मतलब है वो सभी कॉलेजेस में अच्छा इन्वायरमेंट है। तो टॉप क्लास के आईआईटी में आपको एडमिशन मिलता है तो फिर आप ब्रांच भी तो देखते हैं कि ब्रांच कैसा है। खाली टॉप का कॉलेज है लेकिन ब्रांच मुझे उसमें अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो गया।
तो फिर क्या करते हैं कि ब्रांच प्लस कॉलेज दोनों मिल मिल के लोग अपना कॉलेज चुनते हैं फाइनली। आईआईटी में अगर किसी का हो गया तब तो अति उत्तम, किसी भी आईआईटी में हो जाए तो टॉप 15,000 में ऐसे ही टॉपर है, उसका अच्छा प्लेसमेंट होगा। आईआईटी पटना का भी प्लेसमेंट खराब नहीं होता, अच्छा होता है। पर आईआईटी पटना का अगर रैंकिंग देखेंगे तो बहुत पीछे है, पर प्लेसमेंट शानदार है। अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो एनआईटी में कई कोर्सेज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एनआईटी में नहीं हुआ ट्रिपल आईआईटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इतना नहीं होने के बाद फिर कई कॉलेजेज हैं जो थोड़ा सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट टाइप के कॉलेज है, बिट्स पिलानी है, उधर रमैया है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिनमें बच्चा, वो एक बार रैंकिंग देखना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज को हर बार लिस्टिंग निकलता है कि भाई टॉप 100 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। और एक बात और मैं इसमें जोड़ दूँ कि एक टाइम था, हम लोग जैसे आज से 15-20 साल पहले ग्रेजुएट हैं, 2007 ग्रेजुएट में हूँ, 15 साल हो गया। अगर इंट्री ईयर मुझे देखा जाएगा तो 20 साल हो गया। 20 साल पहले के इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हालत होता था आज के वैसा नहीं है। आज लगभग छोटे छोटे कॉलेजेज में भी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एनआईटी पटना में मिलता है। 20 साल में बहुत सारा चीज़ बदल गया है। पहले क्या होता था, आईआईटी वाईआईटी कॉलेज में ही शानदार इंटरनेट विद्यार्थियों को मिलता था, अभी छोटे कॉलेज में भी शानदार इंटरनेट मिलता है। यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सब जगह भरा हुआ है। किसी कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अपना ऑनलाइन कोर्सेज अभी चलाते रहते हैं, उनसे बच्चा सब कुछ सीखता है। तो प्रोफेसर अच्छा है ख़राब है, वो बच्चा कैलिबर वाला है और बच्चा 10,000 घंटे को तैयार है, वो शानदार कैरियर अपना बना ही लेगा। तो सेल्फ स्टडी और सही मार्गदर्शन, अगर आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, आप आईआईटी की तैयारी कर रही हैं, तो आप सेल्फ स्टडी और साथ साथ सही मार्गदर्शन करें तो आप अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे, अचीव करेंगे अपने गोल को। ये थे हमारे साथ विद्यापीठ एकेडमी के निदेशक मुखलाल कुमार सिंह, जिनसे आज हम लोगों ने बात की। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।